नमस्कार, मैं अजय सेन एमजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए, आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज की जो क्लास रहने वाली है, वो रहने वाली है कक्षा 12वीं के भूगोल विषय के छात्रों के लिए। उनका जो पेपर आज हुआ उसका सॉल्यूशन लेकर आज मैं आया हुआ हूँ। तो आज हम देखेंगे कि कैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो जो वो करके आए हुए हैं वो कितने सही रहेंगे, वो कितने उनके गलत हो चुके हैं, उनका आकलन वो बैठकर कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम आज के टॉपिक से, जो रहने वाला है भूगोल विषय का पेपर सॉल्यूशन। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पेपर ये रहने वाला है, जो मैं लाया हुआ हूँ वो सेट ए से लाया हुआ हूँ, यानी कि जो भूगोल विषय का पेपर था उसको सेट ए को यहाँ पर हमने देखा हुआ है, यहाँ पर लाया हुआ हूँ। तो इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से आ जाएंगे कि भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से आए हुए थे, कौन कौन से हम सही करके आए और कौन कौन से हमने गलत कर दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। अब देखो जरा, इसमें पूछा गया बड़ा गौर से, अगर इसको हम समझेंगे तो समझ पाएंगे कि इसका आंसर इसी में हमें देखने को मिल जाएगा। इसमें पूछा गया अन्योन क्रिया किसके बीच, पर्यावरण और लोगों के बीच। तो हम सब जानते हैं कि भाई पर्यावरण और लोगों के बीच यदि अन्योन क्रियाएं होगी तो हम जानते हैं कि भाई वो प्रौद्योगिकी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी में चली जाएंगी, यानी कि प्रौद्योगिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण जो कारक इसका यदि कहीं पर देखने को मिलता है तो वो मिलता है हमें प्रौद्योगिकी का देखने को मिल जाएगा। तो पहले का वाह ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पे आएंगे, मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश सबसे अधिक निवेश करते हैं। अब देखो, मानव विकास, मानव किसका विकास है, मानव यदि बात करी जाए तो यानी कि जो मानव रहता है वो कहाँ रहता है, समाज में रहता है। कहाँ रहेगा, समाज में। तो यदि वो उच्च स्तर वाला व्यक्ति है तो वो सामाजिक लाभ लेने की या सामाजिक विकास करने की सबसे पहले वह चाह रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश सबसे पहले अधिक निवेश कहां करेंगे। तो हम भाई इसका ऑप्शन लगाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई कि यह करेंगे सामाजिक सेक्टर पर। किस पर करेंगे, सामाजिक सेक्टर पर वह निवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं या ज्यादा निवेश करेंगे। तो इसका राइट आंसर बा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए, निम्नलिखित में से ये पत्तन समुद्र तट के दूर अवस्थित होते हैं। मतलब कि इसमें पूछा गया, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा वह पत्तन है, पत्तन से तात्पर्य है बंदरगाह से। तो बंदरगाह कौन सा है, जो आपका समुद्र तट से दूर स्थित होता है। तो वाह पत्तन, तैल पत्तन, पैकेट पत्तन या अंतरदेशीय पत्तन। तो देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भाई अंतरदेशीय, देश के अंदर होता है, यह आपके तट के किनारे नहीं होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरदेशीय पत्तन। कौन सा हो जाएगा, अंतरदेशीय पत्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरे का सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपना आकलन करते जाइए, आप अपने ऑब्जेक्ट को मिलाते जाइए साथ में। ये काम या बेकाम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। अब देखो, उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण, यानी कि इसमें आपकी ऐसे लोगों की बात की जा रही है जो कि कुशल लोग हैं, चीजों में एक्सपर्ट लोग हैं, तो उनकी बात की जा रही है। तो उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पंचम क्रियाकलाप कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, वह कहलाते हैं पंचम क्रियाकलाप। तो दा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाला हु बहू और सेम टू सेम आपका जो क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, ये मैं पिछली वीडियो में या मैंने जो वस्तुनिष्ठ की जो वीडियो आपको बना कर दी थी उसी से बिल्कुल आया हुआ है, बिल्कुल ज्यों का त्यों वो का वो, यानी जो प्रीवियस ईयर में पेपर में से आपको बताया हुआ था उसमें से सेम का सेम रख दिया है। तो देखिए जरा, वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण होते हैं, सम्मिलित होते हैं, वो कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं पंचम क्रियाकलाप। मैंने ऑब्जेक्ट को इंपोर्टेंट भी लगवाया था, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आने की संभावना है लगभग आपका 99% आएगा। तो देखो संभवतः वही क्वेश्चन आया हुआ है। अब आइए पांचवे पर, निम्नलिखित में से नदी तट पर अवस्थित नगर नहीं है। अब इसमें देखो बहुत ही अच्छे से देखना है हमको कि भाई नदी तट पर कौन सा नगर स्थित नहीं है, कौन सा नगर नहीं बसा है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, पहला आगरा। तो भाई ये तो बसा हुआ है आगरा, कौन सी नदी पर, तो ये तो तीन नदियों के संगम पर, गंगा, गंडक और सोन, तीन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। सॉरी माफ करना, मैं उल्टा बोल दिया, ये पटना की बात करता, आगरा की बात कर रहे हैं। आगरा बसा हुआ है केवल केवल कौन सी नदी पर, तो यमुना नदी के तट पर। सिकंदर लोधी द्वारा बसाया गया था सन 1504 ईस्वी में बसाया गया। तो ये तो हो गया भाई, ये कौन सी नदी है, तो यमुना नदी होगी इसकी, ये यमुना नदी के तट पर बसा हुआ। फिर अब पटना, ये तीन नदियों के संगम पर बसा हुआ है, तो ये तो नदी के संगम पर बसा है, गंगा, सोन और गंडक है, तीन नदियों के संगम पर। कलकत्ता या कोलकाता, ये बसा हुआ हुगली नदी के किनारे पर। तो तीन तो हो गए। नहीं पूछा गया है भाई, इस पे जरा गौर देना अपने को, इस पे अपने को ज्यादा फोकस करना है
कि हमसे पूछा क्या गया है, नहीं, क्या पूछा गया है कि नहीं कौन है, मतलब कि कौन सा ऐसा शहर है जो किसी भी एक नदी तट पर नहीं बसा हुआ है, तो उसमें से राइट आंसर हो जाएगा भोपाल शहर। कौन सा हो जाएगा? भोपाल शहर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भोपाल शहर किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। ठीक है, तो आपके पांचवे का भोपाल हो जाए। निम्नलिखित में से स्थलबद्ध पोत्राशय कौन है? स्थलबद्ध पोत्राशय से मतलब है कि ऐसे बंदरगाह की बात की जा रही है जिसमें आपके सबमरीन या आपके युद्ध पोत शामिल होते हैं व्यापार के लिए। युद्ध पोत से तात्पर्य कि पनडुब्बियों से वो वहां पर पहुंच जाएं। तो इनमें से हम देखेंगे कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, और यही युद्ध पोताशर के नाम से भी जाना जाता है, या हम बात करें स्थल पोताशर के नाम से भी जाना जाता है, या सबमरीन बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। तो आपके सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट थे हम यहाँ पर देख चुके हैं, 6 के 6। अपना आकलन कीजिए कि आप कितने सही करके आए हैं और कितने आपके गलत हो चुके हैं। आगे देख लेते हैं पंजरा। ये तो वही है आपके ऑब्जेक्ट जो भी बता के आया था। इसके बाद आइए दूसरे वाले पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हम खाली स्थान देखने वाले हैं कि भाई अब हमारा जो क्वेश्चन रहेंगे, जो 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इनमें हम क्या क्या भर सकते हैं, क्या क्या भरना था, तो देखेंगे इसको। मानवीय क्रियाएं ब्लैंक भूदृश्य की रचना होती हैं, यानी इसमें पूछा गया है कि जो मानवीय क्रियाकलाप होती हैं वो भूदृश्य की रचना करती हैं, तो किसकी रचना करती हैं? तो हम यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे कि भाई जो मानवीय क्रियाएं हैं यह सांस्कृतिक, कौन सी? तो यह सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक भूदृश्य की रचनाएं करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक हो जाएगा। तो पहला मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचनाएं करते हैं, क्योंकि मानवीय क्रियाकलापों से मतलब है कि मानव के सामाजिक अंतःकरण के जो संबंध है या अंतः क्रिया है उन्हीं से तात्पर्य है। तो हम भाई क्या करते हैं? सांस्कृतिक, घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, तो सबके साथ किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, कैसी संस्कृति रखना है, ये हमें सांस्कृतिक क्रियाएं सिखाया गया। अच्छा, सांस्कृतिक क्रियाएं सीखते कैसे? तो ये परिवार से सीखते हैं। किससे सीखते हैं? परिवार से। हमारा चैप्टर है पूरा पूरा जिसमें पढ़ा हुआ था। अब आइए जरा अगला क्वेश्चन देखिए। भूमध्य सागरीय प्रदेश ब्लैंक के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए, मतलब कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो भी क्षेत्र में व्यक्ति निवास करता है तो वो किसके कारण वहां पर बसा हुआ है बहुत सालों से? तो हम बात करेंगे सुखद जलवायु के कारण। किसके कारण? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाई वो व्यक्ति यदि बसा हुआ है तो उसे वहां पर सुखद जलवायु मिल रही है। जलवायु, भाई अच्छी जलवायु है, इसी कारण तो वो बसा हुआ है, कई सालों से, कई युगों से वहां पर रह रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा इसका सुखद जलवायु। अगला, ब्लैंक महाद्वीप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संचार एवं परिवहन का ये क्वेश्चन है, किताब नंबर 1 का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भाई विश्व में ब्लैंक महाद्वीप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाई वो पाया जाता है यूरोप में। कहां पाया जाएगा? यूरोप महाद्वीप में। इसका राइट आंसर है कि भाई जो यूरोप महाद्वीप है उसमें सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो यूरोप महाद्वीप में विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए जरा। ब्लैंक विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। अब देखो इसको, अगर हम बात करें कि भाई ये कौन सा संसार की बात की जा रही है, कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार माना जाता है विद्युत द्वारा, कौन से विद्युत द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा साइबर स्पेस विद्युत द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइबर स्पेस, साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा साइबर स्पेस। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को ब्लैंक प्रमुख वर्गों में बांटा गया था, मतलब कि जो श्रमजीवी जनसंख्या थी या जो श्रमिक थे उन्हें कितने वर्गों में बांट के दिया गया था? तो उसका आंसर है 4 वर्ग। कौन से वर्ग हो जाएंगे? 4 वर्ग। तो 4 वर्गों में इन्हें बांट के दिया गया था। क्या किया गया था कि 4 वर्ग में प्रमुख रूप से इन्हें बांट दिया गया था। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। 1951 से लेकर 81 के दशकों को भारत में ब्लैंक की अवधि के रूप में जाना जाता है। ये आपका भारत का सबसे संकट वाला दिन था, सबसे संकट वाला समय हुआ करता था, जिसे हम बोलते हैं भारत की जनसंख्या विस्फोट का समय। किसका बोलते हैं? भारत की जनसंख्या विस्फोट का समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, या इसके जो ब्लैंक में हम भरने वाले हैं कि 1951 से 81 तक के दशकों में भारत को हम जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जानते हैं। जनसंख्या विस्फोट की अवधि में
जाना जाता है। तो ये आपके खाली स्थान हो गए। खाली स्थान में पहले का रहेगा सांस्कृतिक, दूसरे का सुखद जलवायु, तीसरे का यूरोप महाद्वीप, साइबर स्पेस, 4 और जनसंख्या विस्फोट। तो खाली स्थान भी आप आकलन कर लीजिए, मिला लीजिए कि आप कितने भर के आए हैं सही और कितने गलत हो चुके हैं। अब आइए जरा अगला देखिए। अगले में दिया गया सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स अपने को देखना है इसमें कि कौन सत्य है कौन असत्य है। तो आ जाइए जरा इसको देख लेते हैं अपन कि भाई ये ट्रू फॉल्स क्या चीज है इसमें। पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है कि मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। तो भैया मृत्यु दर जो रहेगी वो जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है, ये राइट हो जाएगा। इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि ये कैसा है, तो ये है सत्य। ये कैसा हो जाएगा, ये भाई सत्य हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या परिवर्तन में मृत्यु दर एक अहम भूमिका निभाती है। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाइए जरा, यानी कि पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा सत्य हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग निजी संगठनों के अधीन होते हैं। अच्छा, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं वो निजी संगठनों के अधीन होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते हैं। जो सार्वजनिक हैं वो सबके लिए होते हैं, तो निजी हाथों में कभी नहीं जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी कि ये कैसा है भाई, तो ये तो है असत्य। ये हो गया असत्य, यानी कि ये गलत हो जाएगा भाई, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो हम आगे देखेंगे, परिवहन की मांग जनसंख्या के आधार से प्रभावित होती है। परिवहन की जो मांग है वो जनसंख्या के आधार से प्रभावित होती है, होती है, बिल्कुल कंफर्म है कि भाई यदि मान लीजिए कि परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से, अब मान लो कि जनसंख्या पहले किसी गांव में 100 लोग रहते थे और वहां एक बस चलती थी, पर्याप्त थी। अब उसी गांव में 200 लोग हो गए, तो एक बस कवर नहीं कर पाएगी, यानी कि एक बस और बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या हो गया, जनसंख्या का आकार बढ़ा, तो परिवहन की भी इसमें क्या हो गई, परिवर्तन हो गया, परिवहन भी इसमें क्या हो गया, बदलाव आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई ये क्या है, आपका सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ये क्या है, तो सत्य। ठीक है भाई, तो ये सत्य लगा दिए। अगला क्वेश्चन, सिंगापुर यूरोप के लिए एक अंतरपोपत्तन है। सिंगापुर जो है वो यूरोप के लिए क्या एक अंतरपोपत्तन है क्या? बिल्कुल नहीं है, यूरोप के लिए नहीं है, एशिया के लिए। किसके लिए हो जाएगा, एशिया के लिए। तो ये आंसर हो जाएगा गलत, यानी कि ये इसका हम लगाएंगे असत्य में, कि भाई ये असत्य है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नागालैंड में परिक्षिप्त बस्तियां पाई जाती हैं। नागालैंड जो आपका राज्य भारत का 7 राज्यों या 7 सिस्टर में से एक माना जाता है। इसमें पूछा गया है कि भाई जो नागालैंड राज्य है इसमें क्या परिक्षिप्त बस्तियां पाई जाती हैं? तो बिल्कुल पाई जाती हैं। परिक्षिप्त बस्तियां हमें देखने को मिलती है नागालैंड में, क्योंकि यह पहाड़ी एरिया है और यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा घने, या हम बात करें कि बहुत पास पास निवास करते हैं, इसलिए यहाँ पर परिक्षिप्त बस्तियां हमें देखने को मिल जाती हैं। और इसका आंसर हो जाएगा कि भाई ये सत्य है। ये कैसा हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर अधिक पत्तन है। अब भाई पूर्वी तट यानी कि बात की जा रही है कि पूर्वी तट कौन सा हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी वाला। पश्चिमी तट कौन सा हो जाएगा, जो आपका अरब सागर वाला हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा जो अरब सागर वाला हिस्सा है क्या उसमें ज्यादा पत्तन है? तो बिल्कुल सही है कि पत्तन है, बिल्कुल है। पत्तन से तात्पर्य बंदरगाह। तो ये इसका हो जाएगा सत्य हो जाएगा कि बिल्कुल है भाई, क्योंकि हमें यहाँ पर ज्यादा बंदरगाह देखने को मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर कि भाई पूर्वी तट के बंदरगाह, पूर्वी तट के, यदि बात करूं पूर्वी तट पर कितने बंदरगाह हैं, तो हम देखेंगे कि भाई तीन, अपन दो ले लेंगे अपन पश्चिम बंगाल से, जिसमें आपका हल्दिया हो जाएगा, हल्दिया, कलकत्ता। अब आएंगे उड़ीसा में तो हो जाएगा आपका पारादीप, फिर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, फिर हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं उसको, चेन्नई, और एक है आपका एन्नौर। ठीक है, तो कितने हो गए भाई, दो, दो चार, दो छह बंदरगाह इस पे देख। पर पश्चिमी तट की यदि मैं बात करूं कि भाई पश्चिमी तट पे कितने बंदरगाह रहेंगे पश्चिमी तट में, तो उसमें देखेंगे भाई कांडला एक हो गया, मुंबई, मुंबई और मुर्मागांव और जवाहरलाल नेहरू, फिर हो जाएगा आपका मंगलौर, मंगलौर हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका कोच्चि। तो कितने हो रहे हैं इसमें,
इसमें 1 2 3 4 5 6 6 इसमें हो रहे हैं, और साथ में एक और यहाँ पर बंदरगाह आपको देखने को मिल जाएगा जिसे अपन बोलेंगे कालीकट। ठीक है, तो ये लगभग यहाँ पर 7 होते हैं या 7 से 8 हो जाते हैं, उस तरफ आपके 6 देखने को हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बंदरगाह रहेंगे। अब आगे देख लो, तो जो सत्य सत्य थे वो सारे के सारे 6 हम देख चुके हैं। इसमें अगला जो लास्ट का जो रहने वाला है ये भी क्या रहेगा, सत्य। अब एक वाक्य में उत्तर देखने अपने को, ये जो एक वाक्य में उत्तर पूछे गए, एक वाक्य में जो उत्तर आने हैं इनको देख लेते कि भाई कौन कौन सा किसका उत्तर हमें क्या लगाना था। तो ये जरा देखेंगे। पहला दिया गया, मानव विकास सूचकांक के अनुसार स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक कौन सा होता है। मतलब कि इसमें पूछा गया कि भाई जो मानव विकास का विकास सूचकांक के अनुसार स्वस्थ मूल्यांकन करने के लिए अगर हम कोई एक सूचक चुनेंगे तो क्या हो जाएगा उसका। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसके लिए यदि हमें चुनना रहेगा तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से रहेगा। यानी कि जन्म के समय कितने ऐसे बच्चे हैं जो जीवन प्रत्याशा या जीवन प्रत्याशा जिनकी दीर्घ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। यदि आप जीवन प्रत्याशा ही केवल लिख के आए तो वो भी उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्याशा। तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन पे आइए। कौन से उद्योग संघटक पुर्जों पर निर्भर करते हैं। संघटक पुर्जों पर मतलब है कि भाई कई सारी मशीनों पर निर्भर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वच्छंद उद्योग। कौन सा हो जाएगा इसका, स्वच्छंद उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वच्छंद उद्योग। अब देखो स्वच्छंद उद्योग को अपन इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, और भी तमाम प्रकार की जो इलेक्ट्रिक चीजें बनाई जाती हैं उन्हें हम स्वच्छंद उद्योग के रूप में ही जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला रहेगा आपका, अच्छा एक चीज और कभी कभी पूछी जाती है, कोई पूछता है कि भाई स्वच्छंद उद्योग को और हम क्या कर सकते हैं या और क्या कहा जाता है। तो देखिए इनको एक और अलग से नाम मिलता है दूसरा, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक मार्ग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी इनको कहा जाता है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, तीसरे पे आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। अब देखो जरा, ये हम जो आपका वस्तुनिष्ठ वाली जो मैंने वीडियो डाली हुई थी उसमें सीधा का सीधा क्वेश्चन दिया था और पूछा गया था, मैंने बताया भी था कि ये क्वेश्चन आपका रिपीट होने की संभावना है। और देखो ये क्वेश्चन हमें आज फाइनली देखने को मिल गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना रहेगा। तो नो डाउट हम सब जानते हैं कि भाई 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से। अब नाभिकीय ऊर्जा से तात्पर्य आपका परमाणु ऊर्जा से होता है। तो परमाणु ऊर्जा में जो ज्यादातर प्रयोग किए जाने वाले जो खनिज होते हैं वो यूरेनियम और थोरियम होता है। कौन सा हो जाएगा, यूरेनियम और थोरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम लगाएंगे कि भाई यूरेनियम, यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम प्लस थोरियम, इसका राइट आंसर होगा। अगला लास्ट वाला क्वेश्चन भी इसका रहेगा, पेट्रोलियम को तरल सोना क्यों कहा जाता है। अब पेट्रोलियम को तरल सोना क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि पेट्रोलियम को तरल सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो इसकी कीमत में क्या है, ऊंची है, यानी कि उच्च इसकी दर होने के कारण, साथ ही राष्ट्रों के लिए इसका महत्व अधिक होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम तरल सोना कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उच्चतर दरों और राष्ट्रों के लिए इसके अति महत्व के कारण, इसे तरल सोना कहा जाता है, तरल सोना कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके चौथे नंबर का जो आपका पॉइंट था, जो आपका एक वाक्य में उत्तर देने थे, वो सारे के सारे हम यहाँ पर देख चुके हैं। सभी लोग अपना मिलान करते चलिए। अब आगे आ जाइए, अब आगे रहेगा आपका मैचिंग का या सही जोड़ियां।
अब इनको मिलाना है अपने को, कौन सा किसका होने वाला है। अभी इस पे आ जाइए जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये वाला, इसमें ज्यादातर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। यदि ये के गलत हो गया तो एक के साथ दो, यानी कि एक गलत मतलब दो गलत है, क्योंकि दूसरा हमेशा अगर आप एक गलत लगा रहे हैं तो दूसरे का गलत लगना ही है। तो इसको बहुत ही आराम से भरना होता है सोच समझ के। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हेरिटेज होम्स हमें कहाँ देखने को मिल जाएंगे। हेरिटेज होम्स का मतलब होता है ऐसे होम्स, ऐसे घर जो घूमने फिरने के बाद हमें कुछ ऐसा इलाका या ऐसा वातावरण तैयार करके दें जो कि एक तरह से हमें ग्रामीण जैसा इलाका हो, या हम बात करें कि कुछ पहाड़ी जैसा इलाका हो, या अलग से ही कुछ स्पेस वाला इलाका हमें दे दिया जाएगा। ऐसे इलाकों को या ऐसे घरों को क्या कहा जाता है, हेरिटेज होम्स कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोवा में, यानी कि जो यानी पहला इसका राइट आंसर। हेरिटेज होम्स कहाँ चला जाएगा, गोवा में चला जाएगा, गोवा में देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, नीरू मीरू योजना, या नीरू मीरू योजना कहां पर चली थी, तो ये योजना चली थी आंध्र प्रदेश में। यह पानी को, स्वच्छ पानी को बचाने के लिए जो चलाई गई योजना थी, यह आंध्र प्रदेश की योजना थी, और ये चला जाएगा नंबर 2 पर, यानी कि ये दूसरे नंबर का हो जाएगा नीरू मीरू योजना। अगला है आपका अरबारी पानी संसद। अरबारी पानी संसद क्या चीज है, तो भाई अरबारी पानी संसद यह राजस्थान की आपकी संसद में उठाया गया एक कानून, सॉरी उठाया गया एक सवाल था, या बनाया गया एक कानून था, जिसके तहत राजस्थान में पानी की कमी को पूरा करने के लिए या पानी की बचत के लिए एक यहाँ पर प्रायोजन चलाया गया था। उसी को नाम दिया गया था अरबारी पानी संसद, जो राजस्थान के लिए हो जाता है। अगला आपका रहेगा मेडिकेरे और कुर्ग। तो मेडिकेरे और कुर्ग जिले दोनों हैं आपके कर्नाटक के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका चौथा, ये रहेगा आपका तीसरा। तो बचा हुआ एकमात्र सूखा संभावित क्षेत्र, तो कौन सा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश पश्चिमी वाला हिस्सा, तो ये हो जाएगा पांचवा। तो ये आपके मैचिंग सारे के सारे हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो पांचों के पांच आप सही लगा के आए होंगे, मैं आशा करूंगा सबके सही जा रहे होंगे ज्यादातर। अब आगे देख लेते हैं। अब आगे आपके रहने वाले हैं जो आपके क्वेश्चन आंसर रहने वाले, मेरे हिसाब से सब लोग सही करके आए होंगे। संभवात की 2 पर विशेषताएं लिखिए। कुटीर उद्योग किन्हें कहा जाता है, ऐसे उद्योग जो छोटे या प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा किए जाते हैं उन्हें हम कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि घर पर बीड़ी का बनाना, घर पर ही बांस के कोई टुकड़े बना, टोकरियों को बनाना, पत्ते की तेंदू पत्ते की बीड़ी बनाना, ये सब चीजें क्या है आपके कुटीर उद्योग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे देखें। विनिर्माण उद्योग किन्हें कहा जाता है, तो विनिर्माण उद्योग उन्हें कहा जाता है जिनमें किसी भी एक कच्चे माल का स्वरूप बदलकर उन्हें बहुमूल्य बना दिया जाता है, दोबारा से उनका निर्माण करा दिया जाता है, वो विनिर्माण कराते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूं कि विनिर्माण का सही एक सटीक वाला मैं यदि आपको उदाहरण दूं कि विनिर्माण किसे कहा जाए, तो मान लीजिए कि जैसे कोई आलू है, आलू की किसी ने खेती की है। अब आलू की खेती की है तो आलू को हम एक बार खरीदा, नहीं आलू क्या है आप सीधा भी उसको प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आलू को काटो, चिप्स बनाओ, चिप्स को पैकेट में भरो और फिर बेचो, तो आलू का स्वरूप बदल दिया, उसे चिप्स बना दिया, फिर उसे बेचा गया, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, चिप्स का मूल्य ज्यादा रहेगा बजाय आलू के, तो इसका क्या हुआ, विनिर्माण हो गया। साथ ही दूसरा उदाहरण, जैसे आम से अचार बनाना फिर बेचना, आम भी सीधा बेच सकता है और उसका अचार बना के भी हम बेच सकते हैं जो कि उच्च दामों में बेचेगा, तो ये आपका विनिर्माण का एक क्या हो जाता है, उदाहरण हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमने सारे के सारे यहाँ पर पढ़ाए हुए थे, जो हमारे नोट्स हमने जो बच्चों को दिए थे वो सारे इसमें पूछे गए। जैसे वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है, तो वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत में आप सब जानते हैं, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, प्रदूषित आपका कचरा जहाँ से गैसेस वगैरह निकलती हैं प्रदूषित वाली, तो उससे भी वायु प्रदूषण हो जाती है। तो तमाम प्रकार के इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे इस प्रकार के। चलिए, और इसके आगे का बंदरगाह रहने वाले हैं, सॉरी माफ कीजिए, कुछ मैप रहने वाले हैं जो मैंने आपको बताए थे या पढ़ाए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछला मैप या पिछली वीडियो में जो मैप की वीडियो डाली हुई थी उसमें मैंने जो पॉइंट बताए थे वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिल गए हैं, या हम बात करें कि यहाँ पर सारे के सारे दिए गए हैं। जैसे कि इसमें दिया गया उत्तर अमेरिका का निर्वहन जो संग्रहण क्षेत्र है वो कहाँ देखने को मिलेगा, तो उत्तर अमेरिका का जो निर्वहन क्षेत्र है ये हम पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने बाकायदा आपको बताया हुआ था कि कहाँ देखने को मिलेगा, यानी कि ये वाला इलाका जो रहता है ये आपका उत्तर अमेरिका का निर्वहन ग्रहण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यदि सभी विद्यार्थियों ने यही पर किया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसे दिया जाएगा नंबर 1। दूसरा इसमें पूछा गया, दूसरा इसमें बताया गया कि अफ्रीका का वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र कौन सा है। देखिए कितने अच्छे तरीके से मैं समझा चुका था ये चीजों को कि अफ्रीका का वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र आपको यहां देखने को मिल जाएगा, ये रहेगा नंबर 2। तीसरा इसमें दिया गया लंदन से वेल्स बार बार समुद्री रेल मार्ग की यदि बात की जाए तो ये कहां देखने को मिल जाएगा, तो लंदन से बाबरी वाला जो समुद्री रेल मार्ग है आपको इस तरीके से देखने को
मिल जाएगा। ये आपका अगला देखिए, लंदन से न्यूयॉर्क समुद्री रेल मार्ग, तो लंदन से न्यूयॉर्क समुद्री रेल मार्ग आपका यही रहने वाला है, यही वाला लंदन से न्यूयॉर्क के लिए समुद्री रेल मार्ग यही हो जाएगा। सॉरी, समुद्री मार्ग की बात की जा रही थी यहाँ पर, ठीक है। और न्यूयॉर्क से केप टाउन के लिए समुद्री रेल मार्ग, सॉरी समुद्री मार्ग, तो केप टाउन न्यूयॉर्क, और यहाँ रहेगा आपका केप टाउन यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका नंबर 5। ये लगभग मैं आपको सारे के सारे ऐसे ही बता के आया था और बहुत अच्छे से समझा के आया था कि आपको यहाँ पर गौर करना है कि हमें बस बात कहाँ से कहाँ तक, यानी कौन कौन से दो बिंदुओं को मिलाने की बात की जा रही है। आप अगर ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे तो आप आशा करूंगा कि आप सारे के सारे सही लगा के आए होंगे। आगे देखेंगे, ये दिया गया आपका भारत मैप में आ जाइए, इंडिया का मैप पूछा गया है। मरमागांव बंदरगाह कहाँ पड़ेगा, तो मरमागांव बंदरगाह आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर, तो उड़ीसा में। यदि आप उड़ीसा में लगा के आए, देखिए जरा मैं आपको यहाँ पर एक मैप के माध्यम से बता देता हूँ कि भाई कहाँ पर कौन सी चीजों को भरना था आपको। एक रफ आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। चलिए मान लीजिए कि ये आपका इंडिया का मैप हो गया, वैसे मानना क्या है, यही इंडिया का मैप, ठीक है। पहला रहेगा मरमागांव बंदरगाह, तो आपका उड़ीसा में पड़ेगा, यानी इधर आपको लगा के आना था, नंबर 1 ये हो जाएगा। दूसरा पूछा गया है आपका कि भाई अमरकंटक कहाँ पड़ेगा, तो अमरकंटक पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश में आपको अमरकंटक देखने को मिल जाएगा, नंबर 2। तीसरा रहेगा आपका कि पारादीप बंदरगाह कहाँ देखने को मिल, अच्छा एक मिनट ये थोड़ा गलत हो गया है, ये आपका पहले पे जो आने वाला है ये मरमागांव यहाँ पड़ेगा आपका, मरमागांव बंदरगाह आपको पड़ेगा गोवा में, ये रहेगा नंबर 1, और यह रहेगा नंबर 3 हो जाएगा क्योंकि ये पारादीप बंदरगाह है। फिर आएगा आपका बीना तेल शोध कारखाना, बीना आपका मध्य प्रदेश में ही पड़ेगा, जो आपका भोपाल के जस्ट ऊपर देखने को हमें मिल जाता है। फिर रहेगा आपका हल्दिया पत्तन या हल्दिया बंदरगाह, ये आपका पड़ेगा कलकत्ता में, ये आपका कहाँ पड़ जाएगा, तो ये पड़ जाएगा आपको देखने को मिल जाएगा, ये मिलेगा कलकत्ता में देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए तो ये आपके बंदरगाह और आपके भारत के मैप में भरने वाले बिंदु हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका पेपर सॉल्यूशन था, कैसा लगा आपका पेपर सॉल्यूशन, आपके कितने सही गए हैं कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या किसी प्रकार के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे आप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपका MG क्लासेस पृथ्वीपुर के नाम से आपको सर्च करना होगा और ये आप इसको ज्वाइन कर सके। साथ ही यदि आपको लगता है कि ये जो मैं PDF जो बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, इसकी PDF हमें कहाँ पर मिल सकती है या PDF कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो आप जाइए MG क्लासेस ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ आप ज्वाइन कीजिए और यहाँ पर आपको सारी की सारी PDF उपलब्ध हो जाएंगी। साथ ही आप हमारा ज्वाइन कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आपका MG क्लासेस ऑफिशियल के नाम से रहने वाला है, जो इंस्टाग्राम रहने वाला है। साथ ही हम बात करें कि आपको और अधिक जानकारी के लिए और अधिक आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से भी बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है, ठीक है। आज के लिए क्लास होती है समाप्त, मिलते हैं अगली क्लास में।